ई कैट की और फंक कैट की तैयारी में अब हम आगे पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। सो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अपने मेन टॉपिक कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और ज़ीरो फील्ड लोकेशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। सो इस फिज़िक्स की ब्रांच में हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, मतलब कि रेस्ट पे होते हैं। सो चार्ज सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मैटर है तो उसके अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को होल्ड करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है और एटम जो है वो बेसिकली दो चार्जेस पे, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव पे कंसिस्ट करता है। सो इट इज़ दी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर दो तरह के चार्ज आते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। याद रहे कि हमारे पास ये जो दोनों के दोनों चार्जेस हैं, इसका जो कंसर्न है वो इलेक्ट्रॉन के साथ है। अगर हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट शोज दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव शो करता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारे पास दो लॉ हैं जो आपने याद रखने हैं। एक लॉ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमारे पास याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे सिंगल चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन करेगी या पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी, वो इसी के मल्टीपल से उसका चार्ज बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। तो इसलिए हम जब भी चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं सो Q इज़ इक्वल टू NE लिखते हैं। ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बॉडी दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम इसको इसी चार्ज से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गेन करता है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह वो लूज़ करेगा तो भी इसी के मल्टीपल के मुताबिक लूज़ करेगा। ये फ़िक्स वैल्यू है, क्वांटाइज वैल्यू है। और दूसरी तरफ याद रहे कि हमारे पास जितना भी चार्ज का गेन और लॉस हो रहा होता है उसको अगर हम टोटल देखें तो वो हमेशा नेट चार्ज किसी भी सिस्टम का ज़ीरो ही रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जिनको कूलम्बिक फोर्सेस भी बोलते हैं, वो चार्जेस के दरमियान दो होती हैं। एक है अट्रैक्टिव और एक है रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं दो सेम चार्जेस के दरमियान। अगर हमारे पास जो है दो नेगेटिव हैं या दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन की फ़ोर्स होगी। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी। किसी भी बॉडी के ऊपर तीन तरह से चार्ज लाया जा सकता है। जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर तीन तरीके हैं जिसकी वजह से चार्ज डेवलप हो सकता है। सबसे पहला है फ्रिक्शन, रब करने की वजह से। मोस्टली जो इंसुलेटर के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब आप दो इंसुलेटर्स को रब करते हैं आपस में तो उनके जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उनके ऊपर चार्ज आता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंडक्शन का, जो टेम्परेरी तौर पे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, जो आपने इलेक्ट्रोस्कोप वाले टॉपिक में पढ़ा था कि लेट्स सपोज अगर आप किसी पॉजिटिव बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके जाएं तो उसके ऊपर टेम्परेरी तौर पे ऑपोजिट चार्ज, मतलब कि नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कि नेक्स्ट कूलम्स लॉ है जिसको इन्वर्स स्केयर लॉ भी बोला जाता है। ये बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान म्यूचुअल फोर्सेस के बारे में बताता है जिनको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। सो इसके मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्सेस हैं वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि अगर हम चार्ज को डबल कर दें तो उनकी जो कूलम्बिक फ़ोर्स है वो उसी लिहाज से बढ़ेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ ये आपने याद रखनी है कि वो एक चार्ज के बढ़ने की बात कर रहा है या दो की बात कर रहा है।
लेट्स सपोज वो अगर कहता है कि सिर्फ एक चार्ज को डबल किया है तो हमारे पास कोलम्बिक फ़ोर्स 2 टाइम होगी। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर दोनों के दोनों चार्जेस को डबल किया है तो दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम हमारे पास फोर्स जो है वो इंक्रीज़ करेगी। और दूसरा हमारे पास जो दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ये इन्वर्स स्केयर के तौर पे वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। जिस तरह से आप ग्राफ देख भी सकते हैं कि अगर हमारे पास 1/r स्केयर में अगर हम ग्राफ लें तो वो स्ट्रेट लाइन है जो कि इसका डायरेक्ट रिलेशन शो करता है 1/r स्केयर से। और अगर सिर्फ r स्केयर से इसका रिलेशन लें तो क्योंकि r स्केयर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है तो वो डाउनवर्ड आएगा। सो अगर हम किसी बॉडी का जो दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डबल कर रहे हैं तो उसके दरमियान जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं वो 4 टाइम वीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 3 टाइम इंक्रीज़ कर दें तो कोलम्बिक फ़ोर्स डिक्रीज़ करेंगी क्योंकि इनवर्स स्केयर है। कितना डिक्रीज़ करेंगी? 3 का स्केयर ले लें, दैट इज़ 9 टाइम। सो अगर प्रोपोर्शनल ख़त्म करें तो हमारे पास ये आ जाता है के Q1 Q2/r स्केयर। के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी और इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 आती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट जो था वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है ये। उसके बाद ये जो हमारा कांस्टेंट है इसके यूनिट्स जो हैं हमने डिराइव किए वो आते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट के अगर यूनिट देखें आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इनके यूनिट्स जो हैं वो इन्वर्स कर दें। इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, इसका है कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो के जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कि आप यूनिट्स को किन सिस्टम में ले रहे हैं, एसआई में ले रहे हैं या सीजीएस में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं। और उसके अलावा ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। जब आप मीडियम इंक्लूड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। तो मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से याद रहे कोलम्बिक फोर्सेस को क्या फ़र्क पड़ता है। कोलम्बिक फ़ोर्स दो चार्जेस के दरमियान डिक्रीज़ कर जाती हैं। कितनी डिक्रीज़ करेंगी ये डिपेंड करता है उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पे, ठीक है। सो मीडियम के प्रेजेंट होने की वजह से जो कोलम्बिक फ़ोर्स हैं जिसको हमने एफ आर बोला है दैट वुड बी इक्वल टू दी एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। एफ नॉट मतलब जो कि वैक्यूम में उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस थी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो आप इसको एफ़ नॉट देखना हो तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि एफ़ नॉट जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है एफ़ आर से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो के इनकी वैल्यू एफ़ नॉट की वैल्यू ग्रेटर आएगी। उसके अलावा अगर हमने वेक्टर फॉर्म देखनी है, ऑब्वियसली कॉलम फोर्स जो है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन भी रखती है। तो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो जैसे कि हमने बताया कि जो कोलम्बिक फ़ोर्स है ये एक म्यूचुअल फ़ोर्स है, ठीक है, कि जितना फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगाता है उतनी ही फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे लगाता है। तो F12 से मुराद है वो फोर्स जो कि चार्ज 1 पे लग रही है सेकंड की वजह से, और F21 से मुराद वो फोर्स जो कि चार्ज 2 पे लग रही है F1 की वजह से। F12 जो 1 पे लग रही है 2 की वजह से, और F21 जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से। तो सिंपल इसमें आपने ये याद रखना है कि जो भी आप फोर्स की बात कर रहे हैं आपने वो वाला साथ यूनिट वेक्टर लिख देना है, दैट्स ऑल। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ही ये ऑपरेट करता है कि हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। सो दैट इज़ वाई ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं, ठीक है। सो अगर कोई कभी आपसे पूछे कि हमारे पास जो दो कोलम्बिक फोर्सेस की रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है, तो वो हमेशा 1 की इक्वल होगी, क्योंकि जो चार्ज एक फोर्स दूसरे पे लगा रहा है वही फोर्स सेकंड चार्ज 1 पे लगा रहा है। सो ये हमेशा हमारे पास म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं, इनकी रेशो हमेशा 1 निकलती है, चाहे कोई चार्ज बड़ा है चाहे छोटा है। इसकी एग्जांपल आपने ग्रेविटेशनल लॉ में भी देखी थी कि हमारे पास जो फोर्स लेट्स सपोज ज़मीन किसी इंसान पे लगा रही है, एक इंसान भी उतनी ही फोर्स उस पर लगा रहा है। दैट इज़ वाई वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इंसान इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहता है। सो आपको अगर याद हो तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो उसको भी हम इन्वर्स स्केयर लॉ बोलते थे,
और वो भी हमारे पास जो है वो म्यूचुअल फोर्सेस के बारे में बताता है, दो फोर्सेस के। सो अगेन याद रखना है आपने कि हमारे पास जब भी म्यूचुअल फोर्सेस के बारे में पूछा जाए कि उनकी रेशो किसके इक्वल होगी, तो वो रेशो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और नेट रिज़ल्ट हमारे पास 1 आ जाता है। ओके, इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की पहले कंडक्शन के बारे में भी, सो अगेन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे को टच करें या दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज है, आपने उन दोनों को टच किया और दोबारा सेपरेट किया, तो अब उनकी बॉडी पे कितना चार्ज रह जाएगा। तो इसके लिए सिंपल आपने शॉर्टकट याद रखना है कि टच करने के बाद जब सेपरेट किया जाए तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है Q, वो किसके इक्वल होगा, वो दोनों बॉडी के चार्जेस के एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, Q1 + Q2/2 कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एक बॉडी के ऊपर चार्ज था 3 कॉलम और एक बॉडी के ऊपर चार्ज था 6 कॉलम। तो अगर हमने उनको टच किया, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में लाए और उसके बाद उनको दोबारा से सेपरेट कर दिया, तो अब दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा, दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज आएगा एवरेज। ठीक है, मतलब एक के ऊपर था 3, दूसरे के ऊपर 6, ऐड किया, डिवाइड किया 2 से। सो 4.5 क्वेश्चन आता है MCQ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल के लिए। उसके लिए मैंने इसको समराइज़ इस तरह से किया है कि हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम से मुराद है कि कोई भी चार्ज जो है वो अगर दो चार्जेस के दरमियान मूव किया जाए तो वो मूव करने के बाद इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब अपनी पोजीशन को गेन करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर मूव करने के बाद वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे ना आ सके तो हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, तो पहला, अगर लेट्स वो हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं और उनके दरमियान अगेन हम उसी तरह का चार्ज, मतलब लेट्स वो ये दो पॉजिटिव चार्ज है, उसके दरमियान अगेन हम एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब तक रहेगा, जब हम उसे मूव करेंगे अलोंग दी लाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे अक्रॉस दी लाइन मूव करेंगे तो फिर ये अनस्टेबल होगा। ये केस क्या मतलब है इसका कि लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज थे, अगेन एक बीच में हमने पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया, और अगर हम इसे अलोंग दी लाइन मूव करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, तो ये क्योंकि सेम चार्जेस हैं, रिपल्शन की फ़ोर्स है, तो ये वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाने चाहूँ तो वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन की फ़ोर्स की वजह से जो ही इसे फ्री छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अलोंग दी लाइन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बट अगर मैं इसको अलोंग दी लाइन मतलब कि आगे पीछे मूव कराने की बजाय ऊपर या नीचे मूव करवाऊँ, जिस मतलब कि अक्रॉस दी लाइन मूव करवाऊँ, तो जो ही अक्रॉस दी लाइन जाएगा, लेट्स सपोज जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये चार्ज इसको रिपेल उधर करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर दफ़ा करने की कोशिश करेगा। तो एक दफ़ा अगर ये क्रॉस दी लाइन मूव कर गया तो उसके बाद ये कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको इधर धक्का देगा, ये इधर चला जाएगा या फिर उधर चला जाएगा, वापस अपनी पहली पोजीशन पे नहीं आएगा। तो जब सेम चार्जेस हों तो वो अलोंग दी लाइन स्टेबल होते हैं और क्रॉस दी लाइन अनस्टेबल। अब दूसरी तरफ देख लें, अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो हैं अपोजिट चार्ज अगर हों तो वो अक्रॉस दी लाइन, उल्ट हिसाब है, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अक्रॉस दी लाइन स्टेबल होते हैं, जबकि अलोंग दी लाइन जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर नेगेटिव चार्ज को मैं अगर ऊपर की तरफ मूव करवाऊँ, तो जो ही मैं इसे फ्री छोड़ूंगा तो ये वापस उसे अपनी तरफ खींच लेगा और ये भी वापस खींचने की कोशिश करेगा, तो दोबारा से अपने मिड पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। सो अक्रॉस दी लाइन जो है ये स्टेबल है। बट अगर मैं इसको अलोंग दी लाइन मूव कराऊँ, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज है और मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कराऊँ, तो क्योंकि अपोजिट चार्ज ही ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। पहले भी वो भी अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी अट्रैक्ट कर रहा था जब ये मिड पॉइंट पे था, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस थी तो वो इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जो ही मैंने इसे थोड़ा सारा अलोंग दी लाइन लेफ़्ट साइड पे ला के छोड़ा, तो डेफिनेटली ये वाले पॉजिटिव चार्ज की फोर्स उस पर डोमिनेट कर जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा और वह पहली पोजीशन पे नहीं जाएगा। अगर लेफ़्ट की बजाय अगर मैं राइट की तरफ थोड़ा सा इसे मूव करूँ, तो ये वाला चार्ज जो है इसकी फोर्स डोमिनेट कर जाएगी और वो अपनी तरफ खींच लेगा, और दोनों केसेस में ये पहली पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास सेम चार्जेस होंगे वो अलोंग दी लाइन स्टेबल होते हैं और अक्रॉस दी लाइन अनस्टेबल होते हैं, और अपोजिट चार्जेस की सूरत में वो क्रॉस दी लाइन स्टेबल होते हैं और अलोंग दी लाइन जो है वो अनस्टेबल होंगे। सो अगर इसी तरह अगर आप कहें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं,
वो अनईक्वल हैं चार्जेस, एक बड़ा चार्ज है और एक छोटा चार्ज है, तो इसका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, मतलब इन दोनों की फोर्सेस कहाँ पे जाके बैलेंस होंगी। तो लेट्स सपोज मैंने ये दरमियान में प्लस चार्ज एक और रखा है, स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज आप इसे कह लें। सो इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो डेफिनेटली याद रखिएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, रिपल्शन की फोर्स है। सो जो स्मॉलर चार्ज है उसके करीब जहाँ जाके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा मिड पॉइंट पे, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उनके दरमियान में ही कहीं जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, जहाँ पे जाके इन दोनों की फोर्सेस बैलेंस आउट होंगी, और वो डेफिनेटली कहाँ पे होंगी, स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। तो लेट्स सपोज मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है, ये स्मॉलर चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है वो x है, और टोटल डिस्टेंस अगर d लें तो बड़े चार्ज से लेके इस टेस्ट चार्ज का जो फासला है वो टोटल चार्ज में से ये माइनस टोटल डिस्टेंस में से ये x डिस्टेंस माइनस कर दें तो आ जाएगा। सो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे F1 और F2 आपस में इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो F1 जो है वो फोर्स है जो ये स्मॉल चार्ज इस चार्ज के ऊपर लगा रहा है कि क्यू ओवर आर स्केयर, आर की जो है वो डिस्टेंस है इन दो चार्ज के दरमियान, तो वो x है, तो मैं यहाँ पे x स्केयर लिख दिया। इसी तरह F2 वो फोर्स है जो कि ये सेकंड चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगा रहा है, सो वो KQ, और इसको मैंने 4Q लिया हुआ है, तो ये 4Q ओवर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है टोटल डिस्टेंस में से x माइनस कर दिया। सो इस तरह से आप सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं। सो d की वैल्यू लेट्स सपोज अगर 3x आ जाती है, और इफ़ d जो है वो अगर लेट्स सपोज 3 मीटर है, तो यहाँ से जो x है इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 3 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो निकालते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट से मुराद है वो पॉइंट जहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो रीजन होता है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज उसके इफ़ेक्ट को फील कर सकता है। सो अगर हम कोई टेस्ट चार्ज इसके सराउंडिंग में लेके आएँ तो वहाँ पे अगर इस पर फोर्स लग रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कितनी ताकत से वो फोर्स उसके ऊपर लगती है वो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ है। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। इसका यूनिट न्यूटन पर कोलम है, और डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कोई भी हो वेक्टर क्वांटिटी है। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो चार्ज के जितना करीब होंगे वो स्ट्रॉन्ग होती है, जितना दूर जाते जाएंगे तो वो वीक होती जाती है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को का ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट से पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमेजिनरी कंसेप्ट दिया था माइकल फेरेडे ने, जिसने ये बताया था कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो है वो एक इमेजिनरी लाइन का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली शो करता है कि ये किस तरह से दूसरे चार्ज को इफ़ेक्ट करेंगी। सो आपने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव के लिए वो फील्ड लाइन आउटवर्ड लेता था जिसको वो सोर्स बोलता था, और नेगेटिव चार्ज के लिए वो इनवर्ड लाइंस को शो करता था और उनको सिंक बोलता था, मतलब यहाँ पे जाके वो फील्ड लाइन एंड हो जाती हैं। और जहाँ पे फील्ड लाइंस करीब करीब हों दैट्स मीन वहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है, और जहाँ पे वो दूर जाते जाते वीक होती जाए वहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। ये फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और यूनी डायरेक्शनल होती हैं हर एक फील्ड लाइन, और फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। यूनिफॉर्म फील्ड से मुराद हमारे पास ऐसी फील्ड लाइंस हैं जिनकी जो इनर स्पेसेस होती हैं इक्वली स्पेसिंग होती है और यूनी डायरेक्शनल होती हैं, जबकि अगर हमारे पास फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इनकी जो डायरेक्शन है या इनकी जो कर्व है वो सेम नहीं है, तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। कहीं पे इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, कहीं पे वीक होगी। यूजुअली चार से जब ज़्यादा दूर चला जाए फील्ड लाइंस तो वहाँ पे जाके ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाती हैं। दो अपोजिट चार्जेस के लिए आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दो सेम चार्जेस के लिए इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइंस को। आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइन जहाँ पे हमारे पास दो सेम चार्जेस हों तो दरमियान में एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से यहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन बनता है, मतलब जहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ F ओवर Q है, F कोलम्बिक फोर्स है, उसकी वैल्यू लगाने से हमारे पास KQ ओवर R स्क्वायर, क्योंकि कोलम्बिक फोर्स होता है KQ1 Q2, तो अगर लेट्स सपोज दोनों के चार्जेस की वैल्यू सेम है तो वो Q स्क्वायर हो जाएगा ओवर R स्क्वायर, और एक ये Q है तो एक Q से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा KQ ओवर R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि
डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्स रिलेशन है, तो ये इन्वर्स रिलेशन को शो करता है, और ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो बता सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है ज़ीरो फील्ड लोकेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो सेम चार्जेस हों तो दरमियान में हमारे पास ऐसा पॉइंट बनता है जिसको नल जोन बोलते हैं, क्योंकि रिपल्शन की वजह से वहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन, जहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो ज़ीरो हो। तो इसको मैंने 4-5 केसेस में डिराइव किया है। इसी तरह आपने इसके केसेस को माइंड में रखना है, और जब भी आपको ज़ीरो फील्ड लोकेशन से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आए तो आपने सबसे पहले ये देखना है ये किस केस की बात कर रहा है, और उसके रिज़ल्ट के लिहाज से फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला केस है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं और वो उनकी अमाउंट भी सेम है। मतलब लेट्स सपोज अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, तो इसका फिर ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी? एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट पे। क्योंकि मिड पॉइंट पे अगर लेट्स सपोज टेस्ट चार्ज रखें तो वो लेफ़्ट पे भी उतनी फोर्स होगी और राइट पे भी उतनी फोर्सेस होंगी, क्योंकि दोनों सेम ताकत से उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, ना राइट पे जाएगा ना लेफ़्ट पे जाएगा। अब दोनों साइड से फोर्सेस तो लग रही हैं, तो दोनों इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों साइड पे इक्वल बट अपोजिट स्ट्रेंथ से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लग रही है, तो नेट रिजल्ट फिर उनका ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास दो सेम और इक्वल चार्जेस हैं तो हमारी ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी मिड पॉइंट पे। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों सिमिलर चार्जेस ही हैं बट उनकी अमाउंट अनइक्वल है, तो डेफिनेटली फिर जो बड़े वाला चार्ज होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और छोटे वाले चार्ज की स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगेन हमारे पास जब इस तरह का केस होगा तो नल पॉइंट, ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट दोनों चार्जेस के दरमियान में ही होगा, बट वो कहाँ पे होगा? वो नियर टू द स्मॉलर चार्ज होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज टोटल डिस्टेंस r है, तो ये हमारे पास जो x वाला पॉइंट है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट है, वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा, नियर द स्मॉल चार्ज, और हमेशा होगा बिटवीन द चार्ज। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे E1 विल बी इक्वल टू E2, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगी और नेट रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट वाले का अगर ज़्यादा बड़े वाले चार्ज वाले को KQ और R माइनस एक्स स्केयर मैंने क्यों लिखा, इस होल स्केयर इसका आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है बड़े वाले चार्ज का ज़ीरो फील्ड लोकेशन तक का वो कितना है? टोटल R में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, इसका होल स्केयर आएगा। ठीक है, और ये इसके लिए E2 की वैल्यू क्या है? KQ ओवर R स्केयर अगेन छोटे वाले चार्ज से ज़ीरो फील्ड लोकेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स स्केयर बोला हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस फार्मूले से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब दोनों सिमिलर चार्जेस हैं बट अनइक्वल हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा। बट इसी तरह अगर हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं बट दोनों इक्वल चार्जेस हों और अपोजिट हों, तो उनका अवे बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करने से हमारे पास जो इसका ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगा वो अवे जी चार्जेस बनेगा। जब सेम चार्जेस है तो मिड पॉइंट में उनके बिटवीन ही बनेगा, और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो याद रखिएगा जो हमारा ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगा वो चार्जेस से अवे बनेगा, और जब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो वो इन्फिनिटी पॉइंट पे बनेगा। अगर वो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं बट अनइक्वल हैं, तो अगेन अपोजिट चार्जेस हैं तो अवे बनेगा, मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस नहीं बनेगा, अवे फ्रॉम द चार्जेस बनेगा, और अगेन बनेगा कहाँ? नियर टू द स्मॉलर चार्ज। सो जिस तरह से मैंने ये शो किया। सो इस केस में हमारे पास अगेन E1 और E2 दोनों एक दूसरे के इक्वल कहाँ पे हुई? अवे फ्रॉम चार्ज, और कहाँ पे? नियर टू दी स्मॉलर चार्ज। ठीक है, सो अगेन यही वाला फार्मूला आएगा सेम चार्जेस वाला। फ़र्क क्या आएगा कि माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आया? क्योंकि जो ग्रेटर चार्ज से जो डिस्टेंस टोटल बन रहा है वो है ये R प्लस ये वाला X। सो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस X। तो अपोजिट चार्ज हो तो ये प्लस आ जाएगा, सेम चार्जेस हों तो इस फार्मूले में नेगेटिव आ जाएगा।